हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो बिहार एपीओ की हम बात कर रहे थे। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एक जनरलाइज्ड आइडिया कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होता है, और हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन वी बोथ हैव अग्रीड कि आप लोग समझदार हैं और आप नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे तैयारी के लिए, आप पहले से तैयारी शुरू कर देंगे ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप पैनिक में ना आए कि अरे अब नोटिफिकेशन आ गया, अब तो मुझे पढ़ने बैठना ही पड़ेगा, है ना। तो मोमेंटम बिल्ड करने में वैसे ही थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके लिए किसी एक मौके को ना ढूंढे। कुछ लोगों को देखा है मैंने, वो बहाने लगाते हैं, जैसे अगर ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, वो हो जाएगा, मतलब वो अपने कर्म को एक एक सोशल इंसिडेंट पे या किसी चीज पे डिपेंड कर देते हैं, और फिर वो कभी पूरा नहीं होता जो ऑब्जेक्टिव था उनके दिमाग में। जैसे मंडे से करूंगा, या फिर महीने के आखिर से करूंगा, या फिर अगर ऐसा हो जाएगा तब करूंगा। तो मैंने देखा है कि इस तरह के लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि उनमें ना टालने की एक आदत होती है, और टालने वाला व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही बेकार सा जीवन जिएगा, हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी एवरेज लाइफ जिए, लेकिन उससे ज्यादा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी बेहतरीन नहीं कर पाएगा, वो हमेशा एवरेज रहेगा। एवरेज दुनिया ऐसी ही है, टालती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अभी करें, आज करें। जैसे बिहार एपीओ की तैयारी शुरू कर दें। खैर चले, तो इस सेशन में हम प्री को डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स को, है ना। प्रीलिम्स हमारा जो है वो एंट्री है, इसी से हम रेस में एंटर हो जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स डिसाइड नहीं करता कि हम एपीओ बनेंगे या नहीं, है ना। अच्छा, अब एक बेसिक आइडिया तो मैं आपको पहले भी दे चुकी थी जब हम इस एग्जाम को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। हर बच्चा पूरी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं आता है। तो ड्यूरेशन, इसमें प्रीलिम्स में दो पेपर हैं, एक जीएस का है और एक लॉ का है, ठीक है। एक जीएस का है और एक लॉ का है। दोनों 2 घंटे के पेपर हैं, 2 आवर्स ईच। दोनों में 100 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन लॉ का पेपर 150 मार्क्स का है और जीएस का 100 मार्क्स का। टोटल 250 मार्क्स का प्री होता है, ठीक है। पिछले बिहार एपीओ में नेगेटिव मार्किंग थी 25%, है ना, 0.25। तो इतनी नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अभी तक की सूचना के अनुसार इस पेपर में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर होगी तो नोटिफिकेशन पे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, लॉ के सिलेबस में 2 सब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं, सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया जा चुका है, ठीक है। तो और मेंस में भी हो गया है। तो सिलेबस जो है लॉ का एटलीस्ट 30-35% इंक्रीज हो गया है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। प्रीलिम्स में कोई एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन मार्क नहीं होता कि मिनिमम आपको इतना तो लाना ही है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, है ना। इससे बड़ा, मतलब इससे आगे फिर हम आपको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में है, एक मिनिमम परसेंटेज अगर आपके मार्क्स की नहीं आई तो आप रेस से बाहर हैं। अगर उसको आप पार कर जाते हैं तब फिर आपके मार्क्स को मतलब क्यूमुलेट किया जाएगा, और अगर आपको सीट मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन ऑल द फैक्टर्स, नंबर ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन, योर कैटेगरी एटसेट्रा, तब फिर डिसाइड होगा कि आप एपीओ बनते हैं या नहीं। प्रीलिम्स में इस तरह का कुछ नहीं है, देयर इज नो सेट क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग बैंड जिसमें एक बच्चे को आना ही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये भी कहना गलत है। आयोग के पास एक डिस्क्रेशन मौजूद है कि वो चाहे तो हर कैटेगरी के लिए एक क्वालिफिकेशन बैंड प्रीलिम्स में सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं है, अगर होता है तो नोटिफिकेशन पे आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो अलग से नहीं होती है। जो भी समझदार बच्चा इस एग्जाम की प्रिपरेशन में है वो ये जानता होगा कि आप बैठ के सिर्फ प्रीलिम्स तैयार नहीं करते, आपको साथ में मेंस के लिए भी लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टाइम कम मिलेगा, टाइम मिल जाता है,
कई बार नहीं भी मिलता, यू नेवर नो, है ना। कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो बड़े थोड़े से, हालांकि कैलेंडर के हिसाब से हमेशा नहीं चलता आयोग, इफ यू नो व्हाट आई मीन। कैलेंडर में जो डेट्स हैं वो तो होती हैं, लेकिन मोस्ट टाइम्स वो लोग नहीं चल पाते हैं, बहुत सारे बीच में, यू नो, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, कभी सीट्स को अनाउंस कर दिया जाता है, एग्जाम नहीं करवा पाते, एटसेट्रा। एनी हाउ, आपको मेंस के साथ ही प्रीलिम्स तैयार करना है, मतलब आपकी प्रीलिम की तैयारी चल रही है, साथ में आपकी मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए। ओके, अब सिलेबस की तरफ आ जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव और फाउंडेशन भी है। तो पहला पेपर जीएस। यूपी बिहार जैसे पेपर में, चाहे जुडिशरी का हो चाहे एपीओ का, जीएस को लाइटली नहीं लिया जा सकता। जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये जनरली किसी भी स्टेट में प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट बिहार एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बिहार एक अपवाद है। जीएस का इनका फिक्स्ड सिलेबस तो नहीं है, सब्जेक्ट्स की अपनी एक प्रायोरिटी है बिहार में, है ना, जैसे बाकी स्टेट्स में नहीं होता, रैंडमली कहीं से कुछ नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स नॉर्मली बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले ज्यादा पूछे जाते हैं बिहार में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, वो है ज्योग्राफी। बिहार में ज्योग्राफी जनरल साइंस, जीएस में, जीके के एग्जाम में, जनरल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर सवाल ज्योग्राफी से आता है, ठीक है। अगर कुछ भी करंट इवेंट है जिसका लेना देना ज्योग्राफी से था, मतलब जिसका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है, तो आप उसको और स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है, और उसे ज्योग्राफी से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। मतलब करंट इवेंट जो है उसको तो आप पढ़ेंगे ही अच्छे से, लेकिन उस करंट इवेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है उसे भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसका एग्जाम में पूछे जाने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि किसी डैम को कंस्ट्रक्ट करवाया गया है ना, कोई डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल में दे रही हूँ, कोई डैम कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, तो कोई डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है पर्टिकुलर नदी पे, रिवर चैनल पे, एटसेट्रा। अब ये आपने पढ़ लिया, उसका बाकी जो नदियों से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है वो आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली बिहार, है ना। किसी नदी के ऊपर या किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करवाया गया तो उस वाटर बॉडी की जानकारी आपको होनी चाहिए, किस तरह की वाटर बॉडी है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहाँ से चल के कहाँ तक जाती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो स्टैटिक पोर्शन ये हो गया, ये आपको पढ़ना होता है। एनी हाउ, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है बिहार एपीओ प्रीलिम्स में। नंबर 2 पर जी जनरल साइंस आता है। बिहार एपीओ में दोस्तों आप जनरल साइंस को लाइटली नहीं लेंगे, हम बेसिक साइंस की ही बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाई लेवल साइंटिफिक एप्टीट्यूड, है ना, हम बेसिक साइंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक भी नहीं, ऐसे नहीं कि 5वीं 6ठी की साइंस, लेकिन हाँ 10वीं तक की, बल्कि कुछ थोड़ी ज्यादा। तो आप, ठीक है, बाकी दृष्टि जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो साइंस का पोर्शन है उसे आप अच्छे से कर ले, अच्छी से बढ़िया तरीके से कर ले, उतना ही काफी है, ठीक है। अब साइंस भले ही बहुत पूछी जाती है और इतनी आसान साइंस नहीं होती और अच्छे से ही पढ़नी पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बीएससी एमएससी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को उठा लेंगे, नहीं, इतनी ही काफी है, ठीक है। तो देख, दृष्टि का मैनुअल ले लीजिए साइंस का, और एक लूसेंट में जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसे पढ़ लीजिए, आपका सारा सवाल फंस जाएगा मोर और लेस, ठीक है। तीसरे नंबर पर प्रीलिम्स में हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री। ओके, अब इंडियन हिस्ट्री का भी एक पूरा ऑर्डर चलता है बिहार एपीओ में, सबसे ज्यादा मॉडर्न पूछा जाता है, ठीक है।
इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो एम्फोसिस है वो मॉडर्न पर है, उसके बाद एंशियंट है और लास्ट में मिडिएवल है। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि मॉडर्न पूछा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न से ही पढ़ाई शुरू करें। हिस्ट्री का जो एक जनरल ऑर्डर रहता है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, उसे रिटेन करें, वरना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड नहीं हो पाता। देयर माइट बी इंस्टेंसेस दैट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद, है ना, तो इसलिए शुरू से पढ़ें, लेकिन मॉडर्न पर ज्यादा एम्फेसिस दें, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आता है करंट अफेयर्स। एक्चुअली जनरल साइंस के बाद करंट इवेंट्स ही आता है। ठीक है, जनरल साइंस के बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स का जो कैटेगरी है वो करंट अफेयर्स ही है। तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। करंट अफेयर्स को रैंडमली ना पढ़ें, कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको उन्हीं करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है जिनका एक नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट रहा। और तीसरा जो करंट अफेयर का जो टाइप है जो बिहार में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है बिहार का अपना करंट अफेयर। तो बिहार में जो भी कुछ हुआ है वो किसी भी तरह का है, ऑफ कोर्स उसका भी एक अपना इम्पैक्ट होना चाहिए, जैसे बिहार में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ये इस तरह का जो बिहार का जो, देखिए बिहार का अपना जो करंट और स्टैटिक पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट रहता ही है। तो बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का डेवलपमेंट हो गया, बिहार का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो किसी भी सूरत में उसे इग्नोर ना करें। बाकी स्टेट्स मतलब मोर और लेस थोड़ा न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन बिहार के एग्जाम्स में बिहार की जो हिस्ट्री है, बिहार से रिलेटेड जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अगर आप बिहार में काम करना चाहते हैं। तो बिहार एनीवे जब हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बात आती है तो बिहार आई थिंक इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। बिहार बहुत रिच है ना। बिहार एक बहुत ही, मतलब इट यूज्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, बहुत ही रिच हिस्ट्री है ना। तो वो पढ़ेंगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसे जरूर पढ़ें। ओके, वो प्रीलिम्स में और मेंस में अगर नहीं भी बहुत आई तो इंटरव्यू में काम आएगी। इंटरव्यू में भी बिहार का जो अपना जनरल नॉलेज है और करंट नॉलेज है वो इंटरव्यू में भी काम आता है, तीनों स्टेजेस में इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न पे फोकस रखें, मॉडर्न से सबसे ज्यादा सवाल बनता है, फिर एंशियंट और फिर मेडिएवल, लेकिन ऑर्डर को ब्रेक ना करें, पहले एंशियंट मेडिएवल और बाद में ही मॉडर्न पढ़ें, लेकिन मॉडर्न पे थोड़ा सा फोकस करें। उसके बाद फिर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी के दो हिस्से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एज अ लॉयर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ध्यान देते हैं जब आप लॉ की फिलोसफी पढ़ रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी बीए में। वैसे तो ग्रेजुएशन में भी जब ग्रेजुएशन किया जाता है तो ऐसा नहीं कि लॉ की फिलोसफी को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलोसफी एंड द लॉ इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड एवरी लॉयर, हर वो व्यक्ति जिसने कानून पढ़ा हुआ है वो इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझता है, तो आप भी समझते होंगे। अच्छा, प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें रह जाती नहीं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट से भी सवाल बनता है। लेटेस्ट केसेस जो हैं वो काफी पूछ लिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, तो लेटेस्ट केसेस जो ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये भी कोई बड़ा जजमेंट, इंटरप्रिटेशन जो किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से आया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, विच मेड न्यूज, बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो लेटेस्ट केसेस पूछ लिए जाते हैं, एक्चुअली काफी पूछ लिए जाते हैं, दे आर आस्क्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो केसेस पूछ लिए जाते हैं, मतलब आप कहेंगे कि मैम ये तो लॉ का पार्ट हो गया, जीएस में क्यों पूछे जाएंगे, बट पूछ लिए जाते हैं, उसे करंट अफेयर्स का ही हिस्सा माना जाता है। अब एपीओ का एग्जाम है तो लीगल करंट अफेयर्स इज ऑल्सो समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो आप लीगल करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपके जीएस के पेपर में उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
और लीगल करंट अफेयर्स में केसेस तो आते ही हैं। तो केसेस, रीसेंट केसेस अक्सर आ जाते हैं। रीसेंट केसेस के लिए आप दृष्टि के ही वेब पेज को रेफर कर सकते हैं। दृष्टि जुडिशरी का जो पेज है उस पे रीसेंट केसेस रहते हैं, है ना। करंट अफेयर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं उनमें सारे वो रीसेंट केसेस हैं हर लॉ से जो कि एक सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन को होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने मीन्स में साइट कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट वो केसेस हम आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे भी रीसेंट केसेस दृष्टि जुडिशरी के चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। दृष्टि जुडिशरी के वेब पेज पे जाइए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं कि आपको खरीदना पड़ेगा, इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, इतना सारा करंट अफेयर्स आपके पास बिना किसी पैसा खर्च करने, मतलब बिना किसी पैसा खर्च करके आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्रिविलेज को आप अवेल करें, इसको जाने ना दें। ठीक है, तो ये हो गया आपके जीएस का पेपर। कुछ चीजें मैं आपको बोल चुकी हूँ, इनको फिर से बोल देती हूँ, इनका ध्यान रखना जरूरी है। जीके का बिहार से रिलेट होना जरूरी है। जीके बिहार ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी जीके की किताब जिसमें बिहार की सिग्निफिकेंट नॉलेज हो या बिहार से रिलेटेड सिग्निफिकेंट जीके हो, उसे आप जरूर ले लें। ठीक है, कोई भी करंट इवेंट जिसका कोई हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो उसे जरूर पढ़ें। उसके करंट और स्टैटिक दोनों ही पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके आने का चांस सबसे ज्यादा है। पॉलिटी के बाद फिर बाकी के सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है, वो तो आपको हम एज नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। इनफैक्ट नोट्स तो आपको लगभग क्या सारे ही सब्जेक्ट से दिए जाते हैं। दृष्टि का जो एपीओ का कोर्स है उसमें आपको सब सब्जेक्ट्स के नोट्स दे दिए जाते हैं। एवरी सब्जेक्ट नोट्स आर प्रोवाइडेड टू यू। तो आप कोई किताब ना भी लें, कोई बहुत सारा कोई सोर्सेस को ना भी रेफर करें, तो वो अपने आप में मटेरियल मोर देन इनफ है। ठीक है, एक और दूसरी गलती जो बच्चे कंपेटिटिव सर्विस में करते हैं वो ये है कि वो मटेरियल अकुमुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तैयारी की बजाय, और ये बहुत बड़ी गलती है। किताबें खरीदने से अगर तैयारी हो जाती तो फिर बात ही क्या थी, है ना। तो किताबों को जोड़ने में ना लगें कि भाई मैं लाइब्रेरी बना लेता हूँ, सजा लेता हूँ कमरों को तमाम किताबों से, ताकि अंदर मेरे कोई छुपा बैठा पढ़ाकू इंसान है वो खुश हो जाए कि अरे किताबें तो बहुत हैं ना। किताबें बहुत हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, उन किताबों को पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो रियलिस्टिकली खुद को आप जितना अच्छे से जज कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या मैं इतनी किताबें पढ़ सकता हूँ, अगर हाँ तो ठीक है, इतनी क्या और ले लीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मैं इतनी नहीं पढ़ पाऊंगा, हु एम आई किडिंग, किसके साथ मजाक कर रहा हूँ मैं, खुद के साथ तो मजाक नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब नौकरी की बात हो। तो आप उतने ही सोर्स को रेफर करें जितने आप रियलिस्टिकली कर सकते हैं, और उतनी ही पढ़ाई करें, उतने ही सवाल लगाएं। ठीक है, आपको इससे ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं है। यकीन माने उसी मटेरियल को आप बार बार दोहराते रहेंगे, आपका उसी में हो जाएगा। दृष्टि आपको पूरा का पूरा मैनुअल दे देता है, उसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी विद रीसेंट केसेस, है ना। लीगल की अलग किताब आती है हमारे यहाँ, वो सब कुछ अवेलेबल है। आप और कोई भी किताब ना उठाएं, उसी मटेरियल को बार बार अच्छे से पढ़ लें, उसके खुद नोट्स बना लें। खुद नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, और उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहें, बस बहुत है, इतना ही काफी है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका प्री निकलेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई जीएस की बात। अपने अगले पेपर पे आ जाते हैं जो कि है लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का है। अब इसमें फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आर्टिकल्स बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते, लेकिन रिलेटिवली कम पूछे जाते हैं। जैसे कि अब बाकी भी अगर उनकी आप बात कर ले, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब जो नया हमारा क्रिमिनल कोड है वो पूरा, साथ में सीपीसी, ये आपका सिलेबस है, दिस इज योर सिलेबस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएसए, बीएनएसएस, बीएनएस एंड सीपीसी।
तो लॉ में आपका यही सिलेबस है। पहले सीपीसी नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाने लगा है। तो कोई बात नहीं, मतलब प्रोसीजर को आप एक फ्लो में पढ़ते हैं, है ना। प्रोसीजर को पढ़ने का यही तरीका होता है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, देयर इज अ फ्लो टू द प्रोसेस। मतलब कोर्ट का ही प्रोसेस है वो, और वो एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलता है सब कुछ। उस मैनर को समझ लीजिए, क्योंकि वो सब कुछ मतलब अगला स्टेप जो है इट इज द मोस्ट लॉजिकल फ्लो, मतलब उसके बाद आइडियली वही आना चाहिए, है ना। तो आप उसको उसी फ्लो में पढ़ें कि देखिए ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, तो आपको याद रहेगी सीपीसी। ऑर्डर्स का भी पूरा जो मैट्रिक्स है वो कोर्ट के फ्लो पर ही है कि अब ये होगा, अब ये होगा, स्टेप बाय स्टेप जो कोर्ट में चलता है वही सीपीसी में चल रहा है। उल्टा सीपीसी में जो चलता है वही कोर्ट में चल रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं दिया हुआ, ना ही बीएनएसएस में और ना ही सीपीसी में। तो उसको उसी फ्लो में पढ़िए, यू विल बी एबल टू रिटेन इट। यूपी के मुकाबले बिहार में सेक्शंस और आर्टिकल से सवाल कम आते हैं। मतलब यूपी में आपको इंडेक्स के साथ पढ़ना पड़ता है बेयर प्रोविजंस को। इट इज वेरी नेसेसरी कि आप सेक्शन के साथ सेक्शन का नंबर, आर्टिकल के साथ आर्टिकल का नंबर याद रखें। जरूरी बिहार में भी है, लेकिन उतना नहीं है। बिहार में कंसेप्ट्स और फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब लॉ का जो फिलोसफिकल पार्ट है, जो लीगल पार्ट है, फैक्चुअल पार्ट है, जो इंटरप्रिटेशन है, लॉ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा जरूरी है बिहार एपीओ में। तो पूरा एजेंडा जो है एग्जाम का, वो ये देखना नहीं कि बच्चा कितने अच्छे से सेक्शन को रट पाया, ये देखना है कि बच्चा कितने अच्छे से कानून को समझ पाया। पूरा प्रीलिम्स में लॉ का जो सेक्शन है वो इसी चीज को टेस्ट करता है कि आपने कानून को कितने अच्छे से समझा है। क्योंकि सवाल जो है वो गूढ़ फिलॉसफी से आ जाता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा फार फेचड इम्पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन अगर आप लॉ की एक अच्छी समझ रखते हैं सॉल्वेबल है बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो आप जो है बीएनएस बीएसए और बीएनएसएस का दृष्टि का एक पूरा मैनुअल है, कंपाइलेशन है। ठीक है, दृष्टि जुडिशरी तीनों का एक एमसीक्यूज का पूरा कंपाइलेशन निकालता है। उसको आप लगा डालिए, पूरा बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगी। बाकी फिलॉसफी तो आपको देखिए पढ़नी है, सिर्फ एमसीक्यू लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेंस में भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना काफी नहीं है, आपको मेंस के आंसर्स लिखना भी सीखना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। दृष्टि का एक पूरा कंपाइलेशन है क्रिमिनल कोड का, आप उसे ले सकते हैं और उसमें बहुत सारे सवाल हैं। उतने भी अगर आप कर लेंगे तो आपका ये वाला जो सेक्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। सीपीसी के लिए फिलॉसफी पे और फ्लो पे बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, फ्लो एंड फिलॉसफी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी किताब उठा सकते हैं सीपीसी के एमसीक्यूज को आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एनी बुक जो आपको ठीक लगे वो आप पिक कर सकते हैं। दृष्टि का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करेंगे। उनके अलावा अगर आपको लगता है नहीं मैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो दृष्टि का मटेरियल जो सीपीसी पे अवेलेबल है वो आप खरीद सकते हैं। और कोई भी मटेरियल अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बुक्स का अच्छा या बुरा होना मैटर नहीं करता। ऐसी कोई किताब नहीं है जो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कंपटीशन है, ये कंपेटिटिव एग्जाम है। अगर किताबों से कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है तो बात ही क्या थी। किताबें तो सभी पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है ना। वो एक्स्ट्रा एफर्ट किताब से नहीं आता, बच्चे का अपना एप्टीट्यूड भी होता है। तो किताबें आप हजारों सॉल्व कर दीजिए, अगर आप में वो एप्टीट्यूड नहीं है तो नहीं निकलेगा एग्जाम, है ना। तो आप कोई भी दृष्टि का मैनुअल उठा सकते हैं सीपीसी का। बाकी कोई आपको और अच्छा लगे तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसकी फिलॉसफी कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। ऑर्डर्स को और सेक्शंस को जो रटना है, जिसमें बच्चे बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, अपने एफर्ट को मिस एलोकेट कर देते हैं, वो उतना ज़रूरी नहीं है बिहार में। ठीक है, दिल्ली में सीपीसी का ऑर्डर यूं ही पूछ लिया जाता है, सीपीसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है कई बार। दिल्ली जुडिशरी की बात कर रही हूँ मैं। यूपी में बिल्कुल सेक्शन से, ऑर्डर से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ जाता है। नॉट इन बिहार, इतने नहीं आते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आते ही नहीं, कम आते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगेन आपको हम पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, नोट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, आप उस पे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए, क्लासेस को अटेंड करके अच्छे नोट्स बनाइए। कोई और किताब है जिससे आप कंफर्टेबल हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट दोनों को अच्छे से करिए, दोनों से ही सवाल आ जाता है। एमसीक्यूज के लिए कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दृष्टि की भी अपनी किताब है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सब पे सवाल हैं। आप उसे पूरा कर लीजिए 2 बार, उससे बाहर सवाल बहुत मुश्किल है कि फंस जाए। वही सवाल है जो आते हैं, मतलब फिलॉसफी पूछने का जरिया अलग हो सकता है ना, तो लेकिन जो फिलॉसफी है और जो बेसिक सवाल है वो तो सेम ही रहता है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो कैसे भी सवाल आ जाए आप उसे सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्री। अब प्री के साथ साथ मैं फिर से कहूँगी कि मेंस को इग्नोर ना करें, मटेरियल एक्युमुलेशन पे ध्यान ना दें। जो मटेरियल आपको दृष्टि प्रोवाइड करता है उसी को करें, बार बार करें। एक्स्ट्रा अगर आपकी इच्छा है कोई और मटेरियल लेने की, कोई और बुक रेफर करने की, तो आप उसे ले लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मेक श्योर कि आप उस किताब का फ़ायदा उठाएं। अगर आप आउटसाइड मटेरियल, आउटसाइड रेफरेंस लेते भी हैं तो आप उसे लेकर सजा न दें, आप उसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिलॉसफी कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दें। बैराट के बिना प्री की पढ़ाई नहीं होती, मेंस की भी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो आई सिंसियरली होप कि प्री के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो भी आपको समझाना चाहती थी वो आप समझ गए हैं। कोई सवाल है अगर आपका तो कमेंट्स में हमें ज़रूर पूछ लीजिए, 100% आपको जवाब दिया जाएगा, आपके हर ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। अगले सेशंस में हम मेंस की बात करेंगे इसी तरह से डिटेल में कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, एटसेट्रा। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description.